के शो में। गुज़िश्ता 12 दिनों में मुल्क से $60 करोड़ से जायद का आर्जी सरमाया खारिज। हॉट मनी का इखराज $6 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। माशी पंडितों ने खतरे की घंटी बजा दी, सूरत हाल संगीन। अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफान खान। हम ये जानते हैं जी कि हॉट मनी के हवाले से इससे पहले यानी जो आर्जी सरमाया पाकिस्तान में आ रहा था, इस आर्जी सरमाया के हवाले से कि बहुत कुछ लिखा जा रहा था, बहुत कुछ कहा जा रहा था कि इसके बहुत से खतरात लाक होंगे। आखिरकार ये हॉट मनी जो पाकिस्तान में आ रहा है ये इवेंचुअली हमारे रिजर्व्स तो बढ़ा रहा है, लेकिन जब इसका इखराज शुरू होगा तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा जो इस पर से हो सकता है। वो क्या खतरा हो सकता है? कहा जा रहा है डॉलर बढ़ जाएगा, इसके और इफेक्ट्स हो सकते हैं। ये इनफैक्ट सिक्योर इस वक्त इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में है, टीबिल्स में है, पीआईबीज में है। और इस इन्वेस्टमेंट का जब इखराज होगा तो इसके बाद इसका नुकसान पाकिस्तान की मईशत को हो सकता है। ये वनरेबल होता है। इसके मिसालें इजिप्ट की, दीगर ममालिक की दी गई और बहुत से ममालिक की दी गई जहां हॉट मनी आया और उसके बाद हॉट मनी जब गया, और ये आता उस वजह से था कि जिस मुल्क के इंटरेस्ट रेट्स ज्यादा होते हैं वहां हॉट मनी बैनुल-अक़वामी इन्वेस्टर्स की तरफ से वहां उन सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट की जाती है। अब इस हॉट मनी जब आ रहा था तो अब तो बहुत अच्छा था कि हमारे रिजर्व बढ़ रहे थे। अब इसका इखराज शुरू हुआ है। कुछ नंबर्स जो कन्वर्टेबल अकाउंट है स्टेट बैंक का, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक आपके सामने गुज़िश्ता 12 दिनों के हम नंबर्स रखते हैं, जिससे आपको अंदाजा होगा कि आखिरकार जो हॉट मनी का इखराज है वो शुरू हो चुका है और उसका इंपैक्ट भी आना शुरू हो चुका है। अगर हम 12 दिन बात करें, इस यानी मार्च के पहले 12 दिन की बात करें तो वो नंबर्स क्या है, बड़े इंटरेस्टिंग नंबर्स हैं, वो आपके सामने पहले रखते हैं। इन नंबर्स के मुताबिक 12 रोज में तकरीबन $60 करोड़ की आर्जी जो इस वक्त सरमायाकारी है उसका इखराज इस मुल्क से हो चुका है। गैर मुल्की सरमायाकारों ने गुज़िश्ता 3 हफ्तों के दौरान हॉट मनी का तकरीबन छठा हिस्सा यानी 1/6 जो है वो ट्रेजरी बिल से निकाल लिया है। ये इंकशाफ स्टेट बैंक की जो स्पेशल कन्वर्टेबल रुपी अकाउंट की जानिब से जारी करता अदाद-ओ-शुमार जो रिपोर्ट है ये उसमें हुआ है। रवा माह के इब्तिदाई 12 रोज के दौरान ट्रेजरी बिल से निकलने वाली रकम $60,65,40,000 तक पहुंच गई है। इक्विटी, ट्रेजरी बिल्स और इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स समेत मालियाती मार्केट से निकलने वाली मजमूई सरमायाकारी तकरीबन $67,13,70,000 तक पहुंच गई है। अगर इस सूरत हाल को मजीद वाज़े तौर पर आपके सामने रखें, यानी जो टीबल ऑक्शंस रिसेंटली हुए हैं, यानी जो 3 मंथ, 6 मंथ, 12 महीने के, 1 साल के, उनकी अगर आप टेबल्स देखें तो उसमें जो प्रीवियस कट ऑफ यील्ड थी, फिर आप जो कट ऑफ यील्ड है, जो चेंज आई है, वो भी आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या इस वक्त सिनेरियो मार्केट एक्सपेक्ट करिए इंटरेस्ट रेट्स के हवाले से। जो चेंज है एक 3 मंथ के ट्रेजरी बिल में 66 बेसिस पॉइंट्स का है, 6 मंथ में 84 बेसिस पॉइंट्स का है और 12 मंथ में तकरीबन 133 बेसिस पॉइंट्स का है। इसी तरह अगर हम बात करें जो क्यूमुलेटिव नेट इनफ्लोज आए हैं इन इक्विटी, ट्रेजरी बिल्स एंड पीआईबीज ड्यूरिंग करंट फिस्कल ईयर जुलाई टू 12 मार्च 2020, तो वहां अंदाजा इनफ्लोज और आउटफ्लोज का लगाएं तो नेट तो अभी बैलेंस हम देखते हैं कि पॉजिटिव है, लेकिन गुज़िश्ता 12 दिन में हमने देखा है कि ये नेगेटिव रहा और तकरीबन $60 करोड़ की आर्जी सरमायाकारी का इखराज इस मुल्क से हो चुका है। इस सूरत हाल के ऊपर बहुत से माशी पंडित लिखना भी शुरू हो गए और आपके सामने एक एनालिसिस इस तरह का रखते हैं, एक तज्जिया आपके सामने रखते हैं। मिसाल के तौर पर अशफाक तोला साहब रिनोन टैक्स एक्सपर्ट हैं, उनकी तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई। उन्होंने लिखा कि दिस इज अ हाईली अलार्मिंग सिचुएशन फॉर द इकोनॉमी due to the fragile nature of hot money outflows in T-bills and PIBs. The value of rupee in the interbank market has diminished and stands at 159.21 against the US dollar as of today. That is 12 मार्च का रेट उन्होंने कोट किया, आज तो डॉलर कम हो गया। Hot money outflows are causing the economy to bleed and is exposing the vulnerability of the fragile foreign exchange of the country. तो एक तरह से उन्होंने कहा जी कि इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है ये, और they have caused the rupee to depreciate by 3%. With a cut in policy rate, the abrupt hot money outflows will be inevitable and will continue to bleed for some time. यानी हमारा जो रुपी है वो मजीद अपनी हैसियत खो सकता है। हॉट मनी जब पाकिस्तान से बाहर जाना शुरू हो गया ऐसे इखराज की वजह से हमारा बहुत नुकसान हो सकता है। और उन्होंने कहा जी कि इवन दैट पाकिस्तान हैज केप्ट अ सिग्निफिकेंटली हाई इंटरेस्ट रेट, द आउटफ्लोज ऑफ हॉट मनी आर नॉट ओनली इंक्रीजिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। यानी इतने हाई इंटरेस्ट रेट्स रखने के बावजूद भी हमारे यहाँ से हॉट मनी का इखराज इस वक्त हो रहा है, और ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है बकौल इनके। मजीद इकोनॉमिस्ट क्या कह रहे हैं ये भी आपको बताएंगे, लेकिन
जो इंटरेस्ट रेट का इन्होंने इशारा किया है, तो हमने एक तज्जिए के तौर पर सामने देखा है कि कंपैरेटिवली पाकिस्तान के इंटरेस्ट रेट्स क्या हैं और बैनुल-अक़वामी कुछ कंट्रीज के इंटरेस्ट रेट्स क्या है। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो यहां 13.25% है, भारत में यह रेट तकरीबन 5.15% है, चाइना में 2.25% इंटरेस्ट रेट है, बांग्लादेश में 6% इंटरेस्ट रेट है, इसी तरह वियतनाम में 4% और श्रीलंका में 6.50% इंटरेस्ट रेट है। अगर रीसेंट चेंजेस की बात करें इंटरेस्ट रेट में कंट्रीज में, तो जो पॉलिसी रेट है यूनाइटेड स्टेट्स में वो अब 1 से 1.125% हो चुका है, रशिया में 6% और इंग्लैंड में 0.25% हो चुका है। सब जगह कमी आई है, कहीं 50 बेसिस पॉइंट्स की, कहीं 25 बेसिस पॉइंट्स की और कहीं 50 बेसिस पॉइंट्स की। रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स और इंग्लैंड तीनों जगह इस वक्त इंटरेस्ट रेट को कम किया गया। और पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट इस वक्त भी रीजनल लिहाज से देखा जाए तो इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, वियतनाम, श्रीलंका, इन सबसे ज्यादा है। ये कंपैरेटिवली आपके सामने हमने ड्राफ्ट भी इसका रख दिया है। अब इस मौजूदा सूरत हाल में आखिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का दिफा क्या है, यह भी आपको बताते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान की कर्ज मार्केट या डेट मार्केट है, यह बहुत बड़ी मार्केट है और इस मार्केट का जो हजम है, मार्केट का जो काबिल जमानत सरमाया ही तकरीबन 90 खरब है। तो स्टेट बैंक यह कहता है कि गैर मुल्की सरमायाकार मसलन बड़ी डीप मार्केट्स मंडी को मुतासिर किए बगैर, यानी हमें मुतासिर किए बगैर बाआसानी आ और जा सकते हैं। अच्छा, ये स्टेट बैंक का मौकिफ है कि आ और जा सकते हैं। अगर पोर्टफोलियो मैनेजर्स जो गुज़िश्ता 1.5 माह के दौरान जो उन्होंने इमर्जिंग मार्केट्स के ट्रेंड्स देखे हैं, तो उसके मुताबिक तकरीबन $30 बिलियन तक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस के मुताबिक निकाल लिए गए हैं फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट्स। $30 बिलियन गुज़िश्ता 1.5 माह के दौरान, दैट इज अ ह्यूज फिगर। अगर हम पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स की बात करें तो पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स में तकरीबन तवील मुद्दत की जो गैर मुल्की सरमायाकारी है उसका सफाया हो चुका है, पीआईबीज के अंदर सफाया हो चुका है। रवा माली साल के दौरान पहली मरतबा पीआईबी से खारिज होने वाली जो रकम है वो रवा माह तकरीबन $3,32,82,000 तक पहुंच चुकी है। माली साल के दौरान ट्रेजरी बिल्स में आने वाली रकम $3,43,10,00,000 तक पहुंच गई थी। ट्रेजरी बिल्स में ज्यादा सरमायाकारी कहा जाता है कि अमेरिका और बरतानिया से आई थी। अब इस सूरत हाल में और माशी तज़यनिकार क्या कह रहे हैं, मिसाल के तौर पे आज साकिब शिरानी साहब जो कि बहुत मारूफ इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी इस पूरी सूरत हाल पे क्या लिखा। जिस तरह मैंने बताया, अशफाक तोला साहब उन्होंने कहा जी अलार्मिंग है। साकिब शिरानी साहब ने लिखा जी कि फाइनली कंडीशंस इन द ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स हैव प्रॉम्प्टेड सिग्निफिकेंट आउटफ्लोज फ्रॉम द स्टॉक ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बिटवीन मार्च 9 एंड 11, यानी 9 मार्च से 11 मार्च के दौरान तकरीबन $400 मिलियन हैज फ्लोन आउट फ्रॉम द हॉट मनी बुक और रफली 12% ऑफ द टोटल इन्वेस्टेड स्टॉक इन अ स्पेस ऑफ 3 डेज। 3 दिन में 12% सरमायाकारी, आर्जी सरमायाकारी, उसका इखराज हुआ। और इस पे उन्होंने लिखा है कि दिस इज पॉसिबली द स्टार्ट ऑफ द वर्स्ट केस सिनेरियो रीडर्स विल रिकॉल आई हैव बीन वार्निंग अगेंस्ट सिंस जुलाई लास्ट ईयर। यानी इन्होंने कहा जी कि वर्स्ट केस सिनेरियो जो है, वर्स्ट केस सिनेरियो साकिब शिरानी साहब के मुताबिक ये उसका आगाज हो सकता है। ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है अकॉर्डिंग टू हिम। तो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स इस पर लिखना शुरू हो गए हैं कि आखिरकार ये जो इखराज है जिसके बारे में हम वार्न कर रहे थे पहले भी, उसका आगाज हो चुका है और ये कहां इख्तिताम होगा इसका नहीं पता, और इसका क्या इंपैक्ट होगा ये नहीं पता। ये बड़े अहम सवाल आते हैं। आखिरकार ये मईशत डगर किस तरफ जाएगी, ये बड़ा अहम सवाल। कुछ खतरात हैं जी हॉट मनी को लेकर जो पहले भी माशी तज़यनिकार बोल रहे थे, जिनके बारे में इसमें कहा जा रहा था कि जो इसका भाव है, यानी जो इसको इन्फ्लोज हैं, जब ये आ भी रहे थे तो कहा जा रहा था कि ये बहुत वल्नरेबल होते हैं। क्यों वल्नरेबल होते हैं? इनको खतरात का सामना रहता है। इन खतरात में कहा जाता था कि करेंसी मार्केट में उतार चढ़ाव एक बहुत बड़ा खतरा है इनके आने से। दूसरी बात, शरह सूद में रद्दोबदल अगर होता है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं या घटते हैं जैसे अभी मौजूदा सूरत हाल है, तो ये आउटफ्लोज और इनफ्लोज होते हैं। इसी तरह बैनुल-अक़वामी मंडियों में कीमतों में इजाफा अगर होता है तो इसका भी इंपैक्ट होता है और ये या फिर ये भी इस पर एक इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इस पूरी सूरत हाल, ये अलार्मिंग सिचुएशन जिस तरह माशी पंडित कह रहे हैं कि आखिरकार एक अजीब सी, एक माशी पंडितों के मुताबिक अलार्मिंग सिचुएशन है। कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है, कितनी सूरत हाल तशवीशनाक है, कितनी संगीन सूरत हाल है, ये बड़ा अहम सवाल है। क्या हमारे पॉलिसी मेकर्स को ये पता है कि आखिर हो क्या रहा है? ये $60 करोड़ जो निकले इस मुल्क से, या और कितने निकल सकते हैं, इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है? स्टेट बैंक तो डिनाई कर रहा है कुछ नहीं होगा, क्या वाकई में ऐसा है कि कुछ नहीं होगा? ये सब कुछ सवाल उठाएंगे, सारे सवाल आते हैं तरीन इस ब्रेक के बाद। बेनकाब में हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने हम कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स रख रहे हैं कि किस तरह से जो स्टेट बैंक के मुताबिक 12 दिन के अंदर 60 करोड़ डॉलर यहां से आर्जी सरमाया, जिसके बारे में पहले शोर हो रहा था कि ये हॉट मनी है जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट ज्यादा रखे जा रहे हैं और कुछ कंसेशंस भी दिए जा रहे हैं, आखिरकार ये जब जाएगा तो मुल्क के लिए खतरात लाख होंगे। अब लोग लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं कि ये अलार्मिंग सिचुएशन है। कोई कह रहा है कि ये एक वर्स्ट केस सिनेरियो की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आखिरकार ये वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है? इससे बदतर क्या हो सकता है? क्या होगा हॉट मनी के अखराज से? ये क्या बहुत बड़ा खतरा है या इसको एग्जैजरेट किया जा रहा है कि आखिर नंबर्स जो बता रहे हैं वो क्या है? डॉक्टर वकार मसूद साहब, साबिक सेक्रेटरी खजाना हमारे साथ हैं। डॉक्टर इकरामुल हक साहब, माहिर टैक्स उमूर हमारे साथ हैं। दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। डॉक्टर वकार मसूद साहब, ये जो तकरीबन 2 दिन में $400 मिलियन, मार्च 9 से मार्च 11 के दरमियान इखराज, और इसी तरह से टोटल $600 मिलियन अलार्मिंग है, वर्स्ट केस सिनेरियो की तरफ कदम है, क्या है? मतलब वल्नरेबिलिटी में इजाफा है पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज में, क्या है? व्हाट डू यू इंटरप्रेट डॉक्टर साहब? देखिए, मैं भी उन आवाज़ों में शामिल था जो इस पे उसने फिक्र का इजहार किया था कि ये तरीका पहले कभी राइज नहीं रहा है मुल्क में, और ये जो नई बात हुई है इससे ख़तरात में इजाफा हुआ है, और वो तेज़ी से कोई 4 अरब 3.4 बिलियन डॉलर्स तक गया। अच्छा, अब देखें, यही जो भी कुछ दुनिया जिसका शिकार है इस कोरोना वायरस का, वो बेसिकली वो ट्रिगर बन गया इस केस के अंदर। और माफ़ कीजिएगा सैफान साहब, सारी आवाज़ जो है वो एको कर रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये इस डिस्टॉर्शन को सही करवाते हैं इतनी देर में कि हम टेक्निकली आपको आवाज रिपीट हो रही है आपकी। ये अगर जितनी देर में ऑडियो सही होती है डॉक्टर वकार मसूद साहब, आपसे हम इतनी देर में दोबारा आपकी तरफ आते हैं। डॉक्टर इकरामुल हक साहब, आप भी क्या डॉक्टर वकार मसूद साहब की तरह, क्योंकि जब ये आवाज, आप तो हमारे साथ प्रोग्राम में भी आए थे डॉक्टर साहब, और आपने भी कहा था, आप तो इनफैक्ट ये कह रहे थे कि ये कंसेशंस दे रहे हैं जानबूझ के इस तरह के लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए हॉट मनी के। अब आपको क्या लगता है, इज इट अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन, वर्स्ट केस सिनेरियो? ये अल्फाज का इस्तेमाल हम बढ़ रहे हैं कि उस तरफ खुदा ना खास्ता क्या हो रहा है? डॉक्टर इकरामुल हक साहब जी, जहां तक इस बात का ताल्लुक था कि इस पैसे को हमें यूं नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि हमने इंटरेस्ट रेट को, मेरा ख्याल था कि आर्टिफिशियली हाई रखा ताकि हमें ज़्यादा पैसा बाहर से आ सके। अब ये कोई तरीकाकार नहीं था कि आप सिर्फ बाहर से इसलिए पैसा लें कि आप अपनी अंदरूनी जो आपकी मार्केट है, जो आपका बिजनेस आगे स्लगिश है, वो स्टैग्नेशन का शिकार है, आप हाई इन्फ्लेशन में हैं, और आप इन्फ्लेशन भी कॉस्ट पुश वाली कर रहे हैं। फिर अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो क्या ये आप डिमांड एंड सप्लाई के रेफरेंस से तो इन्फ्लेशन की बात नहीं कर रहे हैं, ये तो आप कॉस्ट पुश कर रहे हैं। कभी आप यूटिलिटीज में करते हैं, कभी आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर करते हैं। तो इस पे सख्त मजमून मैंने लिखा था, आपके से उस प्रोग्राम में बात भी हुई थी। फिर मुझे जो दूसरा बहुत इंतहाई सदमा और धचका लगा था कि उनको 6 सितंबर की मीटिंग में रजा बाकर साहब ने खास तौर पर कोई रिलीफ टैक्स पैकेज, अब एक तो आप हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर यहाँ से पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर आपने उनका रेट ऑफ टैक्स 10% कर दिया कैपिटल गेन पे। अब की कौन से मुल्कों में होता है? यानी कि इस तरह से तो आप अपने लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर रहे थे। बहुत वार्न किया, डॉक्टर वकार मसूद साहब ने भी किया और लोगों ने भी किया, मगर शायद जो उनकी पॉलिसी थी, अल्लाह करे वो कामयाब हो जाती, मगर जैसा कि आपने देखा कि पूरी दुनिया की जो स्टॉक मार्केट्स हैं उसके अंदर भूचाल आया कोरोना वायरस के बाद, तो उसके असरात पाकिस्तान में भी आने थे। अगर ये ना भी आते तो मेरा ये ख्याल था कि ये और भी ज्यादा हमारे लिए मुसीबत बनती। लेकिन अभी ये इकरामुल साहब, ये हमने इंटरेस्ट रेट तो, इकरामुल साहब अगर नंबर से बात करें तो हम इंटरेस्ट रेट तो हमने अभी कम नहीं किए, वो तो वही हैं, और अभी भी हमारे रीजनली सब में हाई है, हमने दिखाया भी अभी नाज़रीन को। तो अब उनको जो निकाल रहे हैं पैसा, रिपैट्रिएट हो रहा है, क्यों निकल रहा है पैसा? अगर इंटरेस्ट रेट सेम है और फिलहाल कम भी नहीं हो रहे, शायद कम हो, लेकिन क्या इस डर से निकालने के कम हो जाएंगे आगे दिनों में, इसलिए निकाल रहे हैं पैसा? क्यों निकाल रहे हैं? नहीं, वो मैं ये अर्ज कर रहा था कि उसके जो आने की वजह थी वो एक हाई इंटरेस्ट रेट था। अब उसके जाने की वजह
हाई इंटरेस्ट रेट में कमी नहीं, बल्कि वो जो पूरी इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त एक अनसर्टेनिटी है, और जो स्टॉक मार्केट्स हों, चाहे वो मनी मार्केट्स हों, चाहे वो डेट मार्केट्स हों, उसके अंदर आप जो है गैर यकीनी की सूरत हाल देख रहे हैं। अब पाकिस्तान में मुझे ये बताइए कि ये सारे मामले में उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया था कि अगर ये हॉट मनी इस रेट के ऊपर हम लेंगे तो हमारी डेट सर्विसिंग का जो क्वांटम है, जो हमने बजट के अंदर 2,891 बिलियन रखा है, अगर वो 300-400 बिलियन और बढ़ गया, और फिर आपने देखा कि करेंसी डिवैल्यूएशन और वजह से, तो क्या हम आगे ही इस कदर जो है वो डेट का बुरी तरह शिकार है, और ऊपर से हम और महंगा कर्जा ले रहे हैं, तो फिर उसकी डेट सर्विंग से जो आपका फिस्कल डेफिसिट और बढ़ेगा, तो अगले साल की बोरिंग कहाँ जाके रुकेगी? अब इकोनॉमी को आप सिर्फ एक एंगल से तो नहीं देख सकते ना, होलिस्टिकली देखना पड़ता है। और मेरा ख्याल था कि इस पहलू से भी आपसे बात हुई थी और लिखा भी मैंने कि इसका एक बहुत बुरा इम्पैक्ट तो टैक्स पे होगा कि आपने बहुत बड़ा टैक्स कॉम्प्रोमाइज किया, जो कि हमें नहीं छोड़ना चाहिए था। जब हमने अपने बैंकों को उसके ऊपर 3% एक्स्ट्रा टैक्स लगाया था कि अगर आप ट्रेजरी बिल में डालेंगे इस साल तो आपको 3% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा, आप उसकी बजाय हाउसिंग में देंगे या एग्रीकल्चर में देंगे। अब वो वोलेटाइल है, बैंकों को पता है कि वहाँ बैड डेट होंगे, वो नहीं देंगे, तो वो क्यों जो है वो इतनी जो हाई इंटरेस्ट रेट के अंदर ट्रेजरी बिल के अंदर जाए या और जो गवर्नमेंट के डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें जाए। तो किस तरह की इकोनॉमी को आप जन्म देना चाह रहे हैं कि आप जो है लेकिन अब तो अनफॉर्चुनेटली साहब चाहते हैं ये तो अब तो जन्म जी अब तो जन्म दे दिया, और अब तो वो रिपैट्रिएशन भी। वकार मसूद साहब तक मेरी आवाज आ रही है, वकार मसूद आप भी इसमें अगर डिस्कशन में आ सकें तो ये फरमाइए कि अब तो जो वॉर्न कर रहे थे इकरामुल हक साहब और हम सब भी, जो और भी इकोनॉमिस्ट आप जैसे लोग सीनियर, तो अब वो तो हो गया, अब वो रिपैट्रिएशन भी शुरू हो गई। 2 दिन में $400 मिलियन निकल गए, $600 मिलियन टोटल निकल गए 12 दिन में, जो स्टेट बैंक के अपने नंबर्स बता रहे हैं। नाउ व्हाट, ये क्यों इसको वर्स्ट केस सिनेरियो लोग कह रहे हैं? इसमें क्या वल्नरेबिलिटी है? अब ये पैसा निकलेगा तो इससे होगा क्या? आज तो डॉलर भी सही हो गया, क्या इंपैक्ट क्या है इसका? नेगेटिव इंपैक्ट क्या है? मैं सैफान ये देख लें, इस वक्त जो है ये अगर मिसाल के तौर पे 3.4 बिलियन डॉलर से ही हम शुरू करें और ये सब खुदा न खासा सारे पैसे एकदम से चले जाएं, तो मैं समझता हूं कि अभी भी हमारे पास रेजिलियंस है। स्टेट बैंक के रिजर्व्स जो हैं वो 12.7 के करीब थे, तो वो 9 के करीब जो हैं 8-9 के करीब रह जाएंगे। तो यानी उसको तो सदमा पहुंचेगा उन कोशिशों को। जब IMF का प्रोग्राम हमने शुरू किया और उसके बाद रिजर्व्स बिल्डअप का मरहला था, उसको तो यकीनन धचका लगेगा। लेकिन मैं ये भी साथ में रखना चाहता हूँ कि ये कोई आखिरी वाक़या नहीं है। ज़रा से हालात संभल जाएं तो हमें चाहिए कि हम लॉन्ग डेटेड बॉन्ड जो है 5 साल के 10 साल के, जो पहले भी करने चाहिए थे और उनके बरखिलाफ फैसला किया गया, तो उनको पाकिस्तान करे। इस वक्त जो 10 ईयर्स US ट्रेजरी बॉन्ड है वो 1% से भी नीचे आ गया है। तो लिहाजा हमारे लिए तो बहुत यानी इन बुरे हालात में हमारे लिए मौके भी बहुत हैं। अच्छा, और फिर साथ में मैं ये अर्ज़ करूं कि अभी हमारे यहाँ जो हमारा बहुत, अगर ये तेल की कीमतें नीचे आ जाएं तो हमारा इंपोर्ट बिल जो है वो आधा हो जाएगा, और इस आधा होने से हम ये रिजर्व्स जो हैं जो हम खोएंगे अगर चले गए तो उनका मुतबादिल हमें मिल जाएगा, क्योंकि हमारा खर्चा जो है डॉलर का वो निस्फ रह जाएगा। अच्छा, लेकिन वकार साहब ये जो 3.4 बिलियन डॉलर निकल जाएंगे वकार साहब, तो ये इसका इम्पैक्ट डॉलर रुपी पैरिटी पे आप क्या देखते हैं? यानी कितना हमारा रुपी गिर सकता है? आज संभला था, मार्केट में 3-4 दिन से गिरावट थी और 6 माह की बुलंदरी सतह पे पहुंच चुका था। तो अब आपको लगता है ये स्टेबिलिटी होगी? ये 3.4 बिलियन डॉलर यकमुश भी अगर खुदा खास्ता सारा रिपैट्रिएट होता है, देन व्हाट, क्या आपका एक्सपेक्टेशन है वकार साहब? अच्छा सैफान साहब, मैं आपसे अर्ज करूं कि इस वक्त मार्केट जो है बहुत ही सख्त भूचाल का शिकार है, लिहाजा कोई मतलब पेशगोई करना तो मुनासिब नहीं है। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि आने वाले दिनों में
अब स्टॉक मार्केट में अगर यही बेचैनी रही तब तक तो ये डॉलर जो है वो उसमें भी अदम इस्तेहकाम रहेगा। अगर स्टॉक मार्केट में कोई इस्तेहकाम आता है, वो क्योंकि हो ये रहा है ना कि लोग जो बेचने के बाद उनके पास पैसे आ रहे हैं सारी दुनिया में, या वो गोल्ड खरीद रहे हैं या वो करेंसीज खरीद रहे हैं, तो यहाँ भी यही अमल हो रहा है कि जो लोग अपने स्टॉक्स बेच रहे हैं उनके पास पैसे आ रहे हैं, तो उन पैसों को वो अब जो नए एसेट्स हैं वो सिर्फ डॉलर में ही इन्वेस्ट करना है इस वक्त, और तो कोई और आपके लिए बचने का और महफूज सरमाए का इलाका नहीं है। तो ये जो इस वक्त आपको डॉलर रुपी पैरिटी के अंदर बेचैनी नजर आई है, उसमें बड़ा हिस्सा जो है ये इस बात का है कि लोगों ने, क्योंकि पेट्रोलियम के स्टॉक्स डंप हुए, वो तकरीबन 1/3 उनका वेट होता है इंडेक्स के अंदर, और उसकी वजह से दूसरे जो सेक्टर्स हैं वो भी मुतासिर हुए। तो वो जो पैसा निकला है स्टॉक मार्केट से, तो वो जो है लोगों ने जाकर अंधाधुंध डॉलर की डिमांड की है, और उससे जो है ये एक्सचेंज रेट मुतासिर हुआ है। सही। अच्छा इकरामुल हक साहब, आपसे भी चले एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है। इकरामुल हक साहब, आपसे भी पूछेंगे कि आप क्या समझते हैं अगर ये $3.4 बिलियन, क्योंकि स्टेट बैंक का जो मौक़िफ़ है वो भी नाज़रीन आप कहेंगे, कुछ लेटेस्ट नंबर्स हैं वो भी तफसीलन आपके सामने रखेंगे, और हम ये समझेंगे कि ये हॉट मनी जिसका इनफ्लो और फिर अब इसका आउटफ्लो पाकिस्तान की मईशत के लिए क्यों खतरनाक करार दिया जा रहा है, क्यों अलार्मिंग, क्यों वर्स्ट केस सिनेरियो, ये सब अल्फाज क्यों गजाने जा रहे हैं। इस ब्रेक के बाद बेनकाब करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने कुछ अहम नंबर्स रख रहे हैं जो टी-बिल ऑक्शंस हुए थे रिसेंटली, तो पब्लिश हुए जो रिपोर्ट्स में आप वो देख सकते हैं कि जो उसमें 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ टेन्योर के टी-बिल्स हैं, उनके जो रेट्स बीपीएस जो इजाफा हुआ है बेसिस पॉइंट्स का, वो उसके बाद जो हमारे इंटरेस्ट रेट्स हैं पाकिस्तान में 13.25%, रीजनली हमने देखा है कि वो सब में ज्यादा है। बांग्लादेश, चीन, इसके अलावा दीगर ममालिक, श्रीलंका, इंडिया, इन सबसे ज्यादा हमारे इंटरेस्ट रेट्स हैं, जो हमने आपको एक टेबल की सूरत में दिखाए भी हैं। एक बार फिर अगर बताएं तो पाकिस्तान का 13.25% है, तो इंडिया 5.15%, चीन 2.25%, बांग्लादेश 6%, वियतनाम 4%, श्रीलंका 6.50%। इन हाई रेट्स की वजह से कहा गया कि इस मुल्क में हॉट मनी आया। हॉट मनी यानी आर्जी सरमाया आया। अब ये आर्जी सरमाया निकलना शुरू हो गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक, यानी जो स्टेट बैंक का मौक़िफ़ इस हवाले से आया है, वो जो गवर्नर स्टेट बैंक ने बार बार दोहराया भी है कि पाकिस्तान की मार्केट है, यानी हमारी जो कर्ज की मार्केट है वो बहुत यानी वसी है। उसमें सिर्फ मार्केटेबल सिक्योरिटीज का हजम जो है वो तकरीबन 9 ट्रिलियन है, यानी 90 खरब रुपए सिर्फ मार्केटेबल सिक्योरिटीज का हजम है। गैर मुल्की सरमाया बड़ी डीप मार्केट्स मंडी को मुतासिर किए बगैर बाआसानी आ और जा सकता है। ये भी स्टेट बैंक का मौक़िफ़ में सामने आया है। ओवरऑल देखें तो पोर्टफोलियो मैनेजर्स के मुताबिक 1.5 माह में तकरीबन $30 बिलियन तक, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस है उसके मुताबिक $30 बिलियन तक जो है इस वक्त डिसइन्वेस्टमेंट हो चुकी है, डाइवेस्टमेंट हो चुकी है फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट्स ग्लोबल फंड मैनेजर्स की तरफ से। डॉक्टर इकरामुल हक साहब, ये अलार्मिंग सिचुएशन क्यों है, ये वर्स्ट केस सिनेरियो क्यों है? मैं आपसे अगर पूछूं, ये हो तो गया अब बुरा, लेकिन अब जो हो रहा है इसका इंपैक्ट हम पर क्या है? हम मैनेज कर सकते हैं जैसे स्टेट बैंक कह रहा है, या ये कुछ ज्यादा डीप इंपैक्ट है जो आगे हमारे माशी जो बैलेंसेस हैं उनको इफेक्ट कर सकता है? किसी हद तक तो इस बात का इम्कान है कि हम चूंकि हमारा इंपोर्ट बिल जो है वो पहले ही हमने तेल की कीमत कम होने से पहले भी बहुत टाइटनिंग की थी, और उसकी वजह से हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो काफ़ी हद तक कम हुआ था। उसके साथ थोड़ा सा जो हमने रिजर्व बिल्डिंग की फॉरेन एक्सचेंज की, तो वो उसमें बेहतरी के आसार नज़र आ रहे थे। अब ये तो बात ऐसी नहीं है कि अगर सारा सरमाया चला जाए तो पीछे हमारे पास कोई बहुत ऐसी कमी हो जाएगी कि जिससे हमें फौरी कोई ख़तरा लाहक हो। तो इस मामले में तो मैं उन तजिया नगार से मुतफिक नहीं हूँ कि वो इसको बहुत बड़ा ख़तरा और अलार्मिंग पोजीशन करार दे रहे हैं, मगर जो मेरा असल कंसर्न है वो ये था कि मुझे इस बात पे एतराज़ था कि जब आपने ये शुरू किया
नया काम पाकिस्तान में पहली दफा, तो ये मैंने कहीं नहीं देखा जहां भी सरमायाकारी हुई है, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट रेट हाई, और जब आप दूसरों से कंपैरिजन करते हैं तो मैं इसलिए इन्फ्लेशन को सामने ला रहा था कि उन ममालिक में इन्फ्लेशन की सतह आपको डबल डिजिट में किसी मुल्क में भी नजर नहीं आती। हमारा जो बहुत बड़ा क्राइसिस था वो दो सतह पे था। एक ये कि हम बहुत हाई इन्फ्लेशन जो स्टैग इन्फ्लेशन, यानी कि हमारी स्टैग्नेशन और हाई इन्फ्लेशन वाली जो सूरत हाल अगर आम जुबान में लोगों को समझाने की कोशिश की जाए तो उसके अंदर आप महंगा ठीक है, आप इंटरेस्ट रेट पॉलिसी रेट जो है वो स्टेट बैंक का काम है कि वो उसको इन्फ्लेशन के लिहाज से और फैक्टर्स के लिहाज से करे, बट मुझे ये समझ नहीं आई कि स्टेट बैंक को टैक्स के मामला में फिस्कल पॉलिसी में घुसने की क्या जरूरत है। क्योंकि अगर ये बात मुझे अफसोस ना इसलिए ज्यादा लगी कि 6 सितंबर की मीटिंग में आपके गवर्नर स्टेट बैंक ये कह रहे हैं कि आप इनको कोई स्पेशल टैक्स का रिलीफ पैकेज दीजिए। अब देखिए, आप लेवल प्लेइंग फील्ड रखते हैं, आपके यहाँ बहुत बड़ी डेट मार्केट है और आपके यहाँ भी जो लोकल सरमायाकार हैं जो बैंक ज्यादा जिनसे, क्योंकि जाहिर है कि अब आप स्टेट बैंक से तो लोन ले नहीं सकते, इस पे तो IMF ने बिल्कुल कतगन लगा दी, तो अगर वो इसमें सरमायाकारी कर सकते थे और आपको उसके मुकाबले में देखिए टैक्स का रेट का बहुत फर्क है। आप कहाँ बात कर रहे हैं कि उनके ऊपर 42% का इम्पैक्ट आता है, यानी कि 38 टैक्स प्लस 4% सुपर टैक्स, और आप किसी बाहर के मुल्क के किसी भी सरमायाकार को कह रहे हैं कि तुम 10% पे आओ और चले जाओ। मेरा एतराज बेसिकली ये होता है कि जब हम कोई भी ऐसी चीज करते हैं तो हमें ये जरूर सोचना चाहिए कि वो यहाँ मुनाफा बनाने के लिए आ रहे हैं, तो फिर उनको साथ आप टैक्स इंसेंटिव्स, लेवल प्लेइंग फील्ड, या तो फिर आप अपने बैंकों को भी कह देंगे जी आपका भी हम 10% कर देते हैं, वो हो सकता है इससे 3 गुना ज्यादा आपको आपका डेट जो है वो उठा लें बर्डन। लेकिन अगर आप उनको फॉरेन करेंसी में इजाजत देते, मिसाल के तौर पर अगर आपको सिर्फ फॉरेन करेंसी चाहिए तो फिर तो और भी लॉन्ग टर्म स्कूक्स जारी करना और भी लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स पहले जारी होते रहे हैं, फिर ये शॉर्ट टर्म के अंदर आपको टैक्स रिलीफ देने की क्या जरूरत थी और उससे क्या नुकसान हुआ, अभी उसका तयन नहीं किया इन लोगों ने। फिर मेरा कंसर्न ये है कि जो मैंने शुरू में अर्ज किया कि देखिए आपका जो डेट सर्विसिंग का हुजम है वो इस साल अगर बहुत बढ़ गया तो आपका अगले साल में तो आपने पहले से ही तय कर लिया कि आपको तकरीबन जो है वो अगर फिस्कल डेफिसिट मिसाल के तौर पर आपका जो है वो इतना हाई नंबर पे चला गया तो पहले से ही आपने बोरिंग का जो माहौल और ज्यादा आपको तो वो नैरो करना है, उसको आप नैरो करेंगे तो क्या आप टैक्स के अंदर शॉर्टफॉल आ रही है और आप मजीद शॉर्टफॉल क्रिएट कर रहे हैं, खर्चे जहां कम करने हैं आप कर नहीं रहे हैं। तो बैरूनी सरमायाकारों को मैं क्या कहूं, मुझे अपने लोकल जो पॉलिसी मेकर्स हैं कम से कम उनको इन चीजों की तरफ तो तवज्जो देनी चाहिए। और फिर मार्केट के अंदर आप देख रहे हैं कि इस मेरी आपसे जब भी बात तो आपने जब कहा था कि मैंने कहा था कि ये इंटेंशनली अगर पॉलिसीज या लेवल प्लेइंग फील्ड जो है इस पर नहीं दे रहे और उनको फैसिलिटेट करने के लिए ऐसे कंसेशंस दे रहे हैं जो आउट ऑफ द बुक्स हैं, तो आपने भी मैंने कहा था कि इज इट अ स्कैम, दैट मींस कि दिस इज अ स्कैम, क्योंकि हमें ये देखा है कि ये हुकूमत जो पीटीआई की गवर्नमेंट है ये साबका हुकूमत पर इल्जाम लगाती थी कि उन्होंने यूरो बॉन्ड्स बहुत हाई रेट्स के ऊपर या सुकूक जारी कर दिए 8.25% पे, फिर उनकी डिटेल्स भी कॉन्फिडेंशियल रखी है। जब इसाकदार साहब से पूछा गया कि उनके नाम बता दे तो उन्होंने नहीं बताया। तो आपसे पूछूं कि आपने इज इट अ स्कैम, ये जो हुआ है ये सारा उन इन्वेस्टर्स की बात नहीं करते लेकिन यहां से जो फैसिलिटेट किया गया है, इज इट लाइक अ स्कैम, अ फाइनेंशियल स्कैम? राम मलिक साहब, देखिए जब हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से हॉट मनी आ ही रही थी तो वो तो एक फैक्टर था। अब मुझे बताइए कि उसके ऊपर आप उसको मजीद टैक्स रिलीफ पैकेज देकर क्या साबित करना चाह रहे हैं? क्या किसी फॉरेन जो भी इन कंपनीज थी उनके नाम मुझे पता है गो के वो उन्होंने, मगर हमें पता है कि वो किस तरह के इंटरनेशनल उनके लिए जुबान इस्तेमाल होती है वल्चर्स की, कि वो उस तरह के फंड बनाकर, मिसाल के तौर पर यहाँ से कोई बंदा जाकर जबल अली में एक कंपनी बना ले, यहाँ से हुंडी से पैसा ले और वहां से जो है ट्रेजरी बिल ले ले और उसी वक्त बेच के बाहर निकल जाए। उसको क्या जरूरत है कि वो 6 महीने भी इंतजार करे? वो तो सेकेंडरी मार्केट में आप लेकर निकल जाएंगे। तो ये किस तरह का आपने माहौल पैदा किया जिसका मुझे एतराज था कि आपको जो भी पॉलिसी बनाए, अगर आप
कि हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से, जो इन्फ्लेशन की वजह से आपको अपनी टाइटनिंग करनी थी मॉनेटरी पॉलिसी, इसके अंदर आपने फिस्कल पॉलिसी को कहां से शामिल कर लिया, जबकि आपके रेवेन्यूज पहले ही गिर रहे हैं, तो आप और रेवेन्यू गिराने के चक्कर में हैं। ये किस तरह की पॉलिसी थी, ये मेरी समझ से बालातर थी। और इस पे मेरा सही क्रिटिसिज्म जो था वो अभी तक उसका कोई जवाब नहीं दे सके कि आप इसके लिए ये फर्दर इंसेंटिव किसके लिए था। क्या अच्छा, ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट और गहरा सवाल है, इंसेंटिव किसके लिए था। मैं इससे पहले कि मैं वकालत साहब से भी दोबारा इस पे बात को मौकिफ लूं, जो हमने आपको नंबर्स दिखाए इन्वेस्टर्सकेप, यानी जो इन्वेस्टर्स गए हैं, जो स्लाइड्स की सूरत में आपने देखे हैं, अगर हम एक बार फिर दोहरा दें ताकि हम ये समझें कि क्या पॉलिसी प्रोजेक्शंस में ये रखे गए होंगे नंबर उठाएंगे, क्योंकि जो नंबर्स हैं वो इस तरह से कि कुछ ही दिनों के अंदर बहुत ज्यादा इखराज हुआ। जिस तरह कोरोना वायरस का भी इंपैक्ट है, ये क्या है, ये 12 दिनों में 60 करोड़ डॉलर की आर्जी सरमायाकारी खारिज हुई। गैर मुल्की सरमायाकारों ने 3 हफ्तों के दौरान हॉट मनी का तकरीबन 1/6 हिस्सा जो ट्रेजरी बिल से निकाला, 1/6 निकाल लिया। ये स्टेट बैंक की अपनी जो स्पेशल कन्वर्टेबल रुपी अकाउंट की रिपोर्ट है उसमें मामला सामने आए, नंबर सामने आए, और 12 रोज में जो निकलने वाली टोटल रकम है ट्रेजरी बिल से सिर्फ, वो 60 करोड़ 65 लाख 40 हजार डॉलर है। इसी तरह इक्विटी ट्रेजरी बिल्स और इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स टोटल जो निकली है वो तकरीबन 67 करोड़ डॉलर है, 67 करोड़ 13 लाख 70 हजार डॉलर है। तो वकालत साहब, ये पॉलिसी प्रोजेक्शंस में डेफिनेटली कोरोना तो नहीं था किसी को पता कि आ जाएगा, लेकिन आप समझते हैं कि हमने सोचा होगा, हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं स्टेट बैंक में और दीगर, कि ये हो सकता है कि ये अखराज हो और इतना सडनली हो और इतनी ज्यादा अमाउंट एक साथ निकलना शुरू हो जाए? क्या प्रोजेक्ट किया होगा इन लोगों ने वकार साहब? देखिए, मतलब दो राय हो सकती हैं एक पॉलिसी के लिए, और हमने तो शदीद इख्तलाफ किया इस चीज़ से, लेकिन स्टेट बैंक का ये ख्याल था कि शॉर्ट रन के अंदर इनके पास कोई और रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि इस तरह से एक तो रिजर्व्स भी बिल्डअप करें, और दूसरी जानिब जैसे स्टेट बैंक कहता है कि जो डेट मार्केट है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रुपी जो है वो रिसोर्सेज पड़ी हुई हैं, बाहर से नहीं आती, और जब तक बाहर से नहीं आएंगे पैसे तो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत लेती रहेगी, प्राइवेट सेक्टर को जो है वो फंडिंग अवेलेबल नहीं होगी। अब देखिए, ये जो पिछली हुकूमत थी उसमें भी यही हुआ, लेकिन फ़र्क हो गया, बजाय इसके कि आप 5 और 10 साल की लाइबिलिटीज़ जनरेट करते और उससे जो पैसा आता वो यकीनन सारा का सारा जो है वो डोमेस्टिक मार्केट में जब हुकूमत बाहर से ले ले और वो हुकूमत का कर्जा होता। अब ये जो कर्जा है ये हुकूमत का कर्जा नहीं है, हुकूमत को तो वही रुपी के अंदर ट्रेजरी बिल से या कोई और इंस्ट्रूमेंट से मिल रहे हैं। ये सारा कर्जा जो है ये स्टेट बैंक का हो गया, क्योंकि ये सैकड़ा अकाउंट जो है इसके अंदर पैसे देने की पाबंदी जो है वो स्टेट बैंक के ऊपर है, इसका फिस्कल साइड पर कोई असर नहीं आता, और उसका जो बेनिफिट है वो भी स्टेट बैंक की बैलेंस शीट के अंदर नजर आता है। लेकिन अगर हम जाते और यूरो बॉन्ड करते, सुकूक करते, तो वो पैसे सीधे बजट में आते, और जितने पैसे आते उस हद तक हमें मकामी बोरोइंग करने की जरूरत नहीं होती, लिहाजा उतना स्कोप बन जाता कि वो पैसे जो हमने बोरो नहीं किए वो प्राइवेट सेक्टर को लेंडिंग में दे दिए जाएं। तो इसमें दोनों चीजें बराबर हैं, लेकिन ये निस्बतन खतरात वाला रास्ता जो है जो पहले किसी ने नहीं अपनाया, स्टेट बैंक ने फैसला किया। साहब, ये इकराम उल हक साहब ने भी यहाँ पे कहा कि जैसा मैंने कहा था सहबान जी कि अभी भी ये दिस इज नॉट बियॉन्ड कंट्रोल, अभी भी सूरत हाल जो है वो काबू में रखी जा सकती है। इकराम उल हक साहब ने कहा कि ये जो फिस्कल साइड पे स्टेट बैंक ने आके बोला कि टैक्स कंसेशंस दिए जाए कंट्रोल में, सर ये टैक्स कंसेशंस की जो बात इकराम उल हक साहब अभी कह रहे थे कि इन्हें, तो ये सिर्फ स्टेट, इकराम साहब ने अभी कहा कि टैक्स कंसेशंस देने के लिए इन इन्वेस्टर्स को जो आ रहे थे, जो शॉर्ट टर्म या हॉट मनी इन्वेस्टर्स जो भी हैं, तो इनको टैक्स इंसेंटिव्स देने के लिए बाकायदा स्टेट बैंक ने कहा। तो स्टेट बैंक का फिस्कल साइड के अपने डोमेन से हटकर इंटरवीन करना, इज इट ऑल्सो हिस्टोरिकली आपने देखा है, और अगर हुआ है ये ऐसा तो डू यू थिंक इज इट राइट या गलत है, क्या है ये वकार साहब? देखिए इकराम भाई इसे निहायत एहतराम के साथ मेरे बहुत ही अजीज भाई हैं। देखें, ये तो स्टेट बैंक ने खुद नहीं दे दिया टैक्स इंसेंटिव, वो लेकर आए
और उनका असर रसूख रहा होगा, और जो फैसला करने वाले इदारे हैं उनमें जाकर जो है ये फैसला हुआ होगा। उन्होंने खुद से तो नहीं दे दिया होगा। यकीनन इनका ये एतराज़ बिल्कुल जायज़ है कि इसकी वजह से हमारी जो इफ़ेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न है जो मिल रहा है वो 13-13.5 नहीं है बल्कि 15 से भी ज़्यादा है। और फिर ये कि इस दौरान के अंदर जो एक्सचेंज रेट के अंदर बेहतरी हुई वो भी जाकर उसने भी जाकर इन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को के हक में वो मामला गया है। सही वक्त इकराम पे पहुंचा। वकार साहब, मुझे ऐसे में वाइंड अप कहा जा रहा है। मैं शुक्रिया आपका अदा करूंगा इकराम उल हक साहब का भी। आप दोनों ने बड़ी मुफ्ती से लोगों को समझाया जी हॉट मनी सा कॉन्सेप्ट और इसके आने और इसके जाने से होने वाले नुकसानात, या वो जो बताए जा रहे हैं कि बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, वर्स्ट केस सिनेरियो है, आखिर असल में सूरत हाल क्या है। ये कर्जा लेने की पॉलिसी से लेकर स्टेट बैंक की अपनी मॉनेटरी साइड की पॉलिसीज और फिर फिस्कल साइड पे इंसेंटिव्स देना इन हॉट मनी इन्वेस्टर्स को, ये सब क्या हुआ था। आपका फीडबैक हमें मिलता है फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पर। देखते रहेगा अब तक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।